नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के अगले पार्ट पे चलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 22 भाग जो हैं उन 22 भाग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं और 22 भागों में किसकी किसकी चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए, भाग 1 जो है इसको संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहते हैं। यानी भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। दोस्तों, 1 से 4 तक में सबसे पहला अनुच्छेद जो कहता है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बात की गई। यानी इसमें बताया गया है कि भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं सब की चर्चा की गई है भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। जैसे आपको 28 राज्य के बारे में पता ही है, इसके अलावा जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से पहला दिल्ली हो गया, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, दमन व दीव हो गया, पुदुचेरी हो गया, दादर एवं नागर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पूरे भारत में 28 राज्य के साथ साथ वर्तमान समय में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन सब की चर्चा जो हुई है वह अनुच्छेद 1 में की गई है। और अनुच्छेद 1 में कहा ही गया है कि जो भारत है वह यूनियन ऑफ स्टेट, यानी ढेर सारे स्टेट का यूनियन जो है भारत है। यानी ढेर सारा स्टेट मिलके एक भारत का निर्माण करता है। वैसे अनुच्छेद 2 जो है वह कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश और अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण व सीमा निर्धारण, या कह सकते हैं कि सीमा परिवर्तन। तो अनुच्छेद 2 और 3 की शक्ति जो है संसद को है। जैसे आप जानते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश करवाना होगा तब भी संसद से उसे कानून बनाना होगा, और नए राज्यों का निर्माण करना होगा तब भी जो है संसद से कानून बना के उसका निर्माण किया जाएगा। और आपको पता है कि आज़ादी के बाद जब 1961 में गोवा राज्य का प्रवेश तथा सीमा निर्धारण किया गया था, तो वह अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ राज्य और राजधानी के बारे में भी लिख दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद या अमरावती होने वाला है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाग 2। ज्यों हम भाग 2 में आते हैं त्यों आपको समझ में आता है कि यहाँ पे बात होगी नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता की बात होगी अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई है। और आपको पता है कि हमारी नागरिकता जो है एकहरी नागरिकता है। यानी भारत की नागरिकता जो है एकहरी नागरिकता है। भारत में नागरिकता कैसे मिलता है? तो आपको तो एक तो जन्म के द्वारा ही मिल जाता है, एक वंश के द्वारा मिलता है और एक पंजीकरण के द्वारा मिलता है।
दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 1987 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हो गया। 1950 में आप 10 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 10 जोड़ेंगे 70 आएगा, 10 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, यानी कुल मिला जुला के 37 अगर जोड़ा जाए तो 1987 आ जाए। तो 1950 से 1987 तक के बीच में अगर कोई भी यहाँ पे जन्मा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका एक अभिभावक माता पिता भारत का नागरिक था। जैसे 1987 के बाद कोई मान लीजिए जन्म लेता है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 1987 के बाद जो जन्म लेगा उसका एक परिजन जो है, एक अभिभावक जो है इंडिया में निवास करता रहा हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल का एक व्यक्ति पिछले 7 साल से भारत में अगर निवास कर रहा है तो वह पंजीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता ले सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला है दोस्तों भाग 3। तो भाग 3 जो है प्रेरित है कहाँ से, अमेरिका से। और भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात की गई है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। दोस्तों देखिए, मूल अधिकार हमने बताया था कि यह आम आदमी के लिए फंडामेंटल राइट्स, मतलब आम आदमी को दिया गया यह अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्थात जनता के हितों की रक्षा करने वाले अधिकार को हम मूल अधिकार कहते हैं। जनता को संविधान के द्वारा दिए गए कुल अधिकार निम्न हैं और इसी भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाग 3 को ही हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 12 से 35 तक में बात हुई है। तो अगर पहले के देखा जाए मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो इसका मतलब एक मूल अधिकार अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और हटा के इसको अनुच्छेद 300 का में एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 है। सबसे पहले 14 से 18 तक में देखेंगे तो इसे आप समता का अधिकार कहेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 तक में देखेंगे तो इसे स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे। अनुच्छेद 23 से 24 को देखेंगे तो इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 को देखेंगे तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 को देखेंगे तो इसे संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार कहेंगे। और अनुच्छेद 32 को देखेंगे तो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेंगे। अर्थात वर्तमान समय में कुल 6 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी वर्तमान समय में कुल कै मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार हैं। अब इसमें दोस्तों पहला जो मूल अधिकार है
14 से 18 तक में वर्णित है उसे हम समता का अधिकार कहते हैं। दोस्तों देखिए, समानता और समता में थोड़ा सा अंतर है। समानता का मतलब सभी गोरे हैं, तो सभी गोरे हैं तो समानता है, लेकिन समता का मतलब होता है समान होने का भाव। यानी स्त्री का एक वोट जो है पुरुष के एक वोट के क्या होगा, बराबर हो। अगर पुरुष का वेतन 50,000 है तो स्त्री का भी वेतन कितना होना चाहिए, उसी बिजनेस के लिए, उसी नौकरी के लिए 50,000 होना चाहिए। इसी को समता कहते हैं। और इस समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। यानी कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मंदिर बना है तो उस मंदिर में कोई जाति विशेष या कोई धर्म विशेष जो है नहीं जा सकता है। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 15। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। यानी कुल मिला जुला के यह कह रहे हैं कि छुआछूत का अंत, यानी किसी भी मंदिर में अगड़ी पिछड़ी सभी जातियाँ जा सकती हैं। मंदिर किसी के लिए विशेष नहीं है कि भाई मंदिर में अगर पहुंच गया कोई, मान लीजिए पिछड़ी जाति का, और आप कह रहे हैं अरे मंदिर पूरा पवित्र हो गया, छुआछूत मतलब छुआछूत के नाते आपकी, अरे कहाँ से आके मंदिर में छुआ गया, भगवान से ये है वो है, पूरे मंदिर को साफ़ करो, पूरे जो है घर को गंगा जल से धुलाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत का वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है और यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समान समता। अगर कोई किसी भी जाति का है, कोई किसी भी लिंग का है, कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, अगर वह कानून के सामने सभी क्या हैं, समान हैं, तो विधि के समान समता। अनुच्छेद 15 में अभी हमने बताया धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी समान अवसर, सरकारी नौकरी के समान अवसर के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत का बात किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो मूल अधिकार है हमारा, वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 का में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी वाक मतलब भाषण और अपने भाषण के अनुरूप अभिव्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कोई सम्मेलन कर सकता है, कोई भाषण दे सकता है, कोई सभा को ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसके लिए कोई भी रोक नहीं है। जैसे अनुच्छेद 19 में ही 19A से लेकर G तक है, तो 19A में बताया गया है कि बोलने की आज़ादी, भाषण देने की आज़ादी या मीडिया, पत्रकार बंधु जो होते हैं, जो भी आप कहना चाहें पूरा एकदम ज़ोरों शोरों से गलत सही झूठ सही करें, क्योंकि बोलने की फुल आज़ादी रहती है। उसके बाद अनुच्छेद 19B में जो है सम्मेलन करना, धरना करना के लिए पूरी स्वतंत्रता रहती है। बस वह सम्मेलन और धरना बिना हथियार के होना चाहिए, नहीं कि बंदूक हथियार लेके वहाँ पे कट्टा जो है लेके आप जो है सम्मेलन कर रहे हैं, किसी को मार ही दिए।
अनुच्छेद 19C में बताया गया है कि आप सभा और संगठन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19D में बताया है कि कहीं पर भी पूरे भारत में आने जाने की आज़ादी रहती है। और अनुच्छेद 19E में बताया गया है कि आप कहीं पे जाके निवास कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19F को हटा दिया गया है। और 19G में बताया गया है जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। उसके बाद इसमें दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 21 का है इसमें बात किया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिसे जो सरकारें होती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, वह निःशुल्क एवं अनिवार्य दे रही हैं। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसके पहले दोस्तों देखिए अनुच्छेद 20 आता है। तो 20 में कहा गया है कि अपराध के दोष का सिद्धिकरण, यानी एक अपराध के लिए एक सज़ा दीजिए। 2020 का मतलब है कि भाई किसी को उड़ा दिया है, तो अपराध अगर किया है तो उसका सिद्धिकरण करिए और एक अपराध के लिए एक सज़ा दीजिए। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन का आधार। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत जो है लोगों का मूल अधिकार है कि भैया हमें स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ भोजन चाहिए, और जो है चिकित्सा चाहिए, विदेश घूमना चाहिए। इसके अलावा जो है निर्वहन मजदूरी चाहिए। मतलब ये सब जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपके राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 22 में बताया गया है गिरफ्तारी का संरक्षण, यानी गिरफ्तारी करने के बाद जो है 24 घंटे के अंदर जो है आपको कोर्ट में पेश करना होगा मुजरिम को। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिबंध, यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं मानव के व्यापार, यानी जो महिलाओं का खरीद फरोख्त होता है और बालकों का जो खरीद फरोख्त होता है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही गई है अनुच्छेद 23 में। अर्थात इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीदने, बेचने, बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है पूरी तरीके से निषिद्ध है। जबकि अनुच्छेद 24 में बात किया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी जो कारखाने, बहुत बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, उनमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और ख़तरनाक काम तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 24 में बताया गया है। यह बच्चे का मूल अधिकार है, उससे आप ज़बरदस्ती करा ही नहीं सकते हैं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। और दोस्तों अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि धर्म को मानने, धर्म को परिवर्तन और धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता है। यानी आपका मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म में परिवर्तित होने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम का प्रचार कर रहा है, कोई मुस्लिम है, हिंदू का प्रचार कर रहा है, तो मुस्लिम मुस्लिम को और हिंदू हिंदू को भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं और किसी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं तो आप किसी भी धर्म को मैनेज भी कर सकते हैं। यानी जैसे कोई धार्मिक संस्था है, मंदिर है, मस्जिद है,
ये सब बना सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, संपत्ति के अर्जन का स्वामित्व कर सकते हैं कि भैया हम ये धार्मिक जो है संस्था खोले हैं, ये मंदिर है या मस्जिद है या मदरसा है, इसका मैनेजमेंट हम खुद कर रहे हैं, इसको हम संचालन कर रहे हैं। अनुच्छेद 26 के तहत आप कर सकते हैं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्य आप कोई कर रहे हैं तो उस पर कर या टैक्स आपको नहीं देना होगा। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय विशेष धर्म की उन्नति से आगे जाती है। अनुच्छेद 28 आ जाएगा। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है और राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात कुल मिला जुला बात किया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है, कुछ शिक्षण संस्थान। लेकिन अगर राज्य निधि से यानी अपने निधि से अगर पूर्णतः पोषित मतलब पूरा पैसा दे रही है, जैसे प्राइमरी हो गया सरकारी, सरकारी मिडिल हो गया, सरकारी इंटर कॉलेज हो गया, सरकारी जो भी हैं जिसमें राज्य सरकार पूरा पैसा दे रही है, ऐसे शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्राइवेट संस्थान आप खोले हैं तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित स्वतंत्रता की बात जो है अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 29 में बात किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात किया गया है। यानी भारत के किसी भी भाग में अल्पसंख्यक निवास करने वाले अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए भारत के किसी भी स्थान, जैसे उत्तर प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश हो गया या कोई ऐसी जगह हो गई जहाँ पे बहुत कम मुस्लिम है, तो वहाँ पे उनकी भाषा जो उर्दू होगी उससे किसी को कोई समस्या ना हो, उनकी लिपि से कोई समस्या ना हो, उनकी संस्कृति और सभ्यता से कोई भी समस्या ना हो। वो नमाज करें या किसी दूसरे ढंग से पूजा करें, आपको ये ज़बरदस्ती नहीं करना है, कहना है कि आपको मंदिर में पूजा करना है या इस टाइप से आपको प्रताड़ित नहीं करना है, यानी उनके हितों का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 30 में बताया गया है धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को शिक्षा संरक्षण, यानी कुल मिला जुला के इसमें हितों का संरक्षण है तो इसमें शिक्षा संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों के पास स्थापित जो शैक्षिक संस्थान हैं उनका व्यक्तिगत नियंत्रण होता है और उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। या आप कह सकते हैं कि धार्मिक अधिकार या शिक्षा संरक्षण का मतलब है कि अगर अल्पसंख्यक मदरसा चलाना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, कोई हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना है, वह अपने धार्मिक भाषा में भी उस मदरसा का संचालन कर सकता है। बस वहाँ पे राज्य सरकार का कोई भी राज्य सरकार का कोई भी योगदान नहीं होगा। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में बात किया गया है कि उपरोक्त में कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में रिट डाल सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट का विवरण दिया गया है। और इस 5 प्रकार के रिट को कैसे डालेंगे आप? अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो।
अब देखिए पहला जो रिट है उसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना और अपने वकील से मिलाना। परमादेश सरकारी अधिकारी सही काम नहीं करता है तो न्यायालय कार्रवाई का आदेश देता है। ठीक है। प्रतिषेध का मतलब ये है कि जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी करता है। उत्प्रेक्षण, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है जब वह अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो तो उसे रोकने के लिए। जैसे हाई कोर्ट जो है अगर उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो है उत्प्रेक्षण पत्र दे सकता है। अगर जो है जिला कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट जो है उसे रोक सकता है। वैसे अधिकार प्रेक्षा या अधिकार परीक्षा, जब कोई कार्रवाई चल रही हो। अधिकार परीक्षा एक याचिका या रिट है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक कार्य किया या निर्णय लिया। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है तो वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, कोई सरकारी कर्मचारी है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के ज़बरदस्ती कोई काम कर दिया, दुश्मनी निभा दिया, तो उसमें अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि भैया आप किस अधिकार या किस शक्ति से यह काम कर दिए, आपको तो यह अधिकार है ही नहीं। तो इस प्रकार से 5 रिट होते हैं, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, एक प्रतिषेध, एक उत्प्रेक्षण और एक अधिकार परीक्षा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाग 4 पर। तो दोस्तों भाग 4 में बात किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, और यह प्रेरित है कहाँ से? आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? यह राज्यों को दिया गया सलाह होता है ताकि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करे, सबके लिए समान कार्य करे, लेकिन इसके लिए आप राज्य को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वह आपकी सलाह ज़बरदस्ती माने, और इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में वर्णन है जो आयरलैंड से प्रेरित है। यहाँ पे इसका उद्देश्य लिखा है कि लोक कल्याणकारी कार्य करना या लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें दोस्तों देखिए आपके 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद के बारे में इसमें बात किया गया है, और 36 से 51 में इम्पॉर्टेंट जो हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 39 इम्पॉर्टेंट है कि संसाधनों का उचित विवरण, यानी सभी को बिजली मिले, सभी को पानी मिले, सभी को शौचालय मिले, सभी को उपयुक्त वातावरण मिले, सभी को निर्वहन मजदूरी मिले, सभी लोगों को उचित संसाधन मिले, इसके बारे में विवरण दिया गया है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 का में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, और यह जो है समान न्याय के बारे में इसमें पहले बात किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बात किया गया है कि भाई जिसके पास अगर पैसा नहीं है तो वह अनुच्छेद 39 का के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जो है मांग कर सकता है राज्य से। अब यहाँ पे समान न्याय का मतलब है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन हो। अगर एक टीचर जो है महिला है तो उसका वेतन अगर 10,000 है तो एक पुरुष टीचर का भी वेतन 10,000 होना चाहिए। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 39 का में। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, या जो है आपको पता है ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ज़िला स्तर पर जो ग्राम पंचायतें बनती हैं तो उन ग्राम पंचायतों का संगठन या स्थान जो है
या ग्राम पंचायतों का गठन की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 40 में की गई है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 का के बारे में बात किया गया है। तो 48 में कृषि एवं पशुपालन यानी खेती बाड़ी के बारे में बात किया गया है। पहले आप खेती बाड़ी के बारे में बात करेंगे तभी तो पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात किया गया है। जैसे कृषि के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो है केसीसी मिलता है इत्यादि, मतलब क्या सहायता किसानों के लिए है, पशुपालन के लिए अलग है भाई लोन मिलता है, ये सब के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के बारे में बात किया गया है, या आप कह सकते हैं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में भी। अब देखिए पर्यावरण के बारे में बात किया गया था, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में भी बात किया गया। अर्थात कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि पर्यावरण को बचाने का काम, पर्यावरण का मतलब क्या है, हमारे तरफ चारों तरफ जो आवरण है जिसमें पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ जीव जंतु हैं, यही तो हमारा पर्यावरण है। तो हमें अपने आसपास के जीव जंतु पेड़ पौधे और वनस्पतियों को बचाना है, जैविक अजैविक दोनों चीज़ों को हमको बचाना है। तो वही है पर्यावरण का हमको संरक्षण करना है, प्रदूषण कैसे ना फैले, कैसे हमारा जो है वातावरण स्वच्छ रहे, कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, कैसे ओजोन लेयर में छिद्र ना हो, इन तमाम बातों का पर्यावरण संरक्षण से संबंध है। और ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 48 का में लिखी गई हैं। अनुच्छेद 49 में देखिए भैया, अनुच्छेद 49 में घर और बचाने की बात की गई है, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 49 में बात किया गया है। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये जब जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन सब को बचाने की बात, उन सब के संरक्षण की बात अनुच्छेद 49 में किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 50 आता है। तो अनुच्छेद 50 में हम कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग बताते हैं। भैया कार्यपालिका का काम अलग है, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और न्यायपालिका का काम अलग है। यानी कुल मिला जुला के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब अलग है, और न्यायपालिका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और ये सब जज और वकील अलग हैं। ये दोनों अपना काम अलग अलग करेंगे, दोनों अगर एक साथ हो गए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, मतलब देश है। अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना, ये सब जो है मार और झगड़ा और लड़ाई न हो एक दूसरे देश से, ये सब अनुच्छेद 51 में चर्चा किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए आ जाएगा मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, इसको हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।